Hi everybody. Hello. Am I audible to everyone? Hello everyone. Hi. कैसे हो? Please acknowledge in the chat box who all are here. एक बार chat में acknowledge करते जाइए who all are here. Yes. So, hello everybody. कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का. और आज हम we are going to talk about. Yes. Okay. So आज हम पढ़ने वाले हैं how do organisms reproduce. ठीक है. कंप्लीट एनसीईआरटी से मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन एक एक वर्ड समझाने वाली हूँ कंप्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी. सो या लेट्स क्विकली हैव अ लुक. बेटा, रिप्रोडक्शन जब भी हमारे पास में ये टर्म आती है ना, रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स जो न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. ऑर्गेनिजम्स जो नए जो है ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. So before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, now let us ask a more basic question. अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा basic question पूछना पड़ेगा. Why do organisms reproduce? Organisms reproduce करते क्यों है ना. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों है, रीजन क्या होता है ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस करने का. आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, है ना भाई. रिप्रोडक्शन नेसेसरी तो नहीं है टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. क्या ऐसा है कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बट रिप्रोड्यूस करना उनके लिए नेसेसिटी नहीं होता है. नाउ सो अनलाइक जो कि दूसरे लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें बेटा जिंदा रहने के लिए जरूरी है. डाइजेशन नहीं होगा तो जो भी खाना खाया है उसको उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी विल नॉट वर्क. सेकेंडरी हमारे पास में एक्सक्रीशन अगर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे, है ना. Toxic materials will start accumulating. Okay. All right. Now, unlike the essential life processes such as हमारा क्या क्या न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सो अनलाइक देम, इनके अलावा हमारे पास में यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है. Now, on the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, अगर बेटा on the other hand एक individual organism और ज्यादा individuals create कर रहा है तो उसके लिए a lot of its energy will be spent. उसके लिए बहुत सारी उसकी एनर्जी वहां पे स्पेंड होगी. ठीक है, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी वहां पे स्पेंड होगी, राइट, है ना. तो अगर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है. Every metabolic process, in fact, every metabolic process requires ATP. Now, so why should an individual organism waste energy on a process that does not even require the survival? It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. So, क्यों जरूरी होता है?
तो क्यों जरूरी होता है बेटा, व्हाई इज इट नेसेसरी? क्योंकि हमारे पास में बेटा रिप्रोडक्शन का काम होता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड बच्चा? क्यों जरूरी होता है रिप्रोडक्शन? ताकि आपका कंटिन्यूएशन हो सके, है ना, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। किसके लिए? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ताकि स्पीशीज का कंटिन्यूएशन चल सके, है ना, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। नाउ आगे बढ़ते हैं। So whatever the answer to this question, जो भी आंसर है, it is obvious that we notice organisms because they reproduce। भाई हमको ऑर्गेनिज्म क्यों दिख रहे हैं? हमको अपने आसपास हाथी दिखा, घोड़ा दिखा, डॉग दिखा, कैट दिखी, क्यों दिखा? क्योंकि कभी ना कभी वो रिप्रोड्यूस होके फॉर्म हुए हैं। तो यानी अगर हमको अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना है, हाँ, इफ वी वांट टू लुक एट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे चल के, तो उसके लिए क्या जरूरी रहा कि वहां पे उनका रिप्रोडक्शन वाज नेसेसरी, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया इसीलिए हमको दिखा। नाउ if there were to be able if they were to be able non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence। तो अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तो ऑब्वियसली हमको कभी, अगर एलिफेंट ने मान लो रिप्रोड्यूस नहीं किया, सारे एलिफेंट्स आज के आज रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो हमको आफ्टर सम इयर्स, है ना, एक उनका लाइफ स्पैन होता है हर एक एलिफेंट का, और उस लाइफ स्पैन के बाद में हमको धरती पे एलिफेंट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, समझ गए? सो इट इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। Now it is the large numbers of organisms belonging to a single species that bring them to our notice। How do we know that two different individual organisms belong to the same species? और हमको कैसे पता चला कि रिप्रोडक्शन के अंदर सिमिलर स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसे। अब तुम देख के बता सकते हो ना कि ये डॉग है, ये कैट है। आपके सामने दो डॉग है, दो कैट है, क्या तुम उनको कैटेगराइज कर पाओगे ना आसानी से कि ये डॉग्स है, ये कैट है? या उसमें भी तुमको कंफ्यूजन रहने वाला है कि इसमें से कुत्ता कौन सा है, इसमें से बिल्ली कौन सी है? नहीं होगा ना कंफ्यूजन। Yes, so usually we say this because they look similar to each other। क्यों बेटा? क्योंकि वो काफी हद तक सिमिलर नजर आते हैं एक दूसरे से। ठीक है, thus reproducing organisms, इसीलिए बेटा जो reproducing organisms होते हैं, they create new individuals that look very much like themselves, है ना? ये न्यू इंडिविजुअल्स बिल्कुल इन्हीं के जैसे नजर आते हैं। They look very much like themselves। okay? ये बिल्कुल उनके ही जैसे नजर आते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे इंडिविजुअल्स बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे नजर आते हैं। आप देखो, आगे बढ़ो। नाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज? क्या ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल उनकी रेप्लिका बनाते हैं? क्या बोलते हो, बनाते हैं? तो देखो यार, हमको काफी हद तक सिमिलर तो वो नजर आते हैं। हाथी हाथी जैसा है, घोड़ा घोड़े जैसा है, बिल्ली बिल्ली जैसी है, इंसान इंसान जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वेराइटी तो होती है ना बेटा। इवन डॉग्स में भी तुमको वैरायटी मिलेगी, इवन कैट्स में भी तुमको वैरायटी मिलेगी, इवन एलिफेंट भी कोई ज्यादा बड़ा होगा, कोई थोड़ा सा उसमें छोटी हाइट का हो सकता है, मतलब एलिफेंट्स तो वैसे बड़े ही होते हैं, बट स्टिल, है ना, तुमको हर हाथी भी अलग अलग थोड़ा नजर आता है। किसी की सूंड ज्यादा लंबी हो सकती है, किसी की थोड़ी छोटी हो सकती है, कोई ज्यादा मोटा हाथी हो सकता है, कोई किसी का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, किसी का बहुत लाइट हो सकता है। सो यस, वी सी दिस वेराइटी, राइट? सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। सिमिलर हमको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हाथी के पास दो बड़े बड़े कान, एक बड़ी सी सूंड, दो यहाँ से दांत, हर हाथी के पास ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर डिफरेंस जो आता है वो क्यों आता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जहां पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स के यानी मम्मी और पापा, एलिफेंट के मम्मी और पापा के जीन्स का मिक्सिंग हो रहा है।
क्या हो रहा है, जीन्स का मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिमिलर नजर आते हैं, बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन काफी सिमिलर है, ठीक है, उनका बॉडी डिजाइन काफी सिमिलर है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, अगर बेटा ये बॉडी डिजाइन सिमिलर होंगे, the blueprints for these designs should be similar, तो यानी obviously the blueprint has to be same. Thus reproduction at its most basic level, रिप्रोडक्शन एक बिल्कुल, अगर हम बेसिक लेवल की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द बॉडी डिजाइन्स, यानी वहां पे अगर कॉपी बन रहा है तो वो ब्लूप्रिंट का कॉपी बन रहा है, मतलब वो सेम कैरेक्टर जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं थ्रू इनहेरिटेंस प्रोसेस, ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। Now, in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to the next generation. Parents से next generation में क्या जा रही है, आपकी सारी information जा रही है in the form of DNA. किस फॉर्म में जा रही है बेटा, DNA के फॉर्म में जा रही है, that is deoxyribonucleic acid molecules. किस फॉर्म में जा रही है, DNA के फॉर्म में जा रही है बेटा, deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, okay, deoxyribonucleic acid. Now the DNA in the cell nucleus, जो DNA है बेटा सेल न्यूक्लियस के अंदर, इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सोर्स है, किस चीज का सोर्स सो सॉरी, तो ये किस चीज का सोर्स होता है बेटा, इसी से हमारी बॉडी के अंदर हाँ अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं। Now, if the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to altered body designs. यानी बेटा सुनो 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 ध्यान से, क्या चल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में जब पेरेंट्स का डीएनए है ना, देखो मेरे पास मदर है और फादर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मदर फादर तो होते ही है ना, पेरेंट्स तो होंगे जो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो बेटा इसका अपना डीएनए, मम्मी का अपना डीएनए, पापा का अपना डीएनए। अब जब ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनका क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डीएनए। क्या चलता है, मिक्सिंग ऑफ डीएनए। इनका डीएनए आपस में क्या होता है, मिक्स होता है। और मिक्स होने के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, मिक्स होने के बाद में मेरे को क्या मिलता है बच्चे, मिक्स होने के बाद में मेरे को मिल रहा है बच्चा, यहाँ से बच्चा द चाइल्ड, और वी कैन से द ऑफस्प्रिंग। और इसका डीएनए कैसा होता है, इसका डीएनए अब नया तरीके का आया है, अ न्यू डीएनए, अ न्यू डीएनए, ऑल्दो द ब्लूप्रिंट वाज सेम। इफ दिस वॉज मदर एंड फादर वॉज अ डॉग, तो ये भी डॉग का बच्चा ही होगा, डॉग जैसा ही दिखेगा, ब्लूप्रिंट सेम रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत कैरेक्टर में चेंज आता है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द जीन्स, मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द डीएनए, और इसी की वजह से मेरे पास यहाँ पे कुछ नए प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। समझ गए, यस। Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of a DNA कॉपी। सो एक बेसिक इवेंट जो होता है रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है, क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, कि एक डीएनए का कॉपी क्रिएट हो रहा है। सेल्स यूज, सेल्स क्या करते हैं बच्चा, अरे बाप रे, सेल्स क्या करते हैं, यूज द केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, ताकि वो क्या कर सके, डीएनए का कॉपी बिल्ड कर सके। नाउ दिस क्रिएट्स टू कॉपीज, अब इससे मेरे पास में दो कॉपी ऑफ डीएनए बनती है इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। मेरे पास में टू कॉपी बनती है एक सेल के अंदर, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर कीपिंग ऑन वन कॉपी ऑफ डीएनए in the original cell and simply pushing the other one out would not work. अब देखो दोनों जगह से डीएनए डीएनए आएगा, इस सेल के पास में दो डीएनए आएगा,
एक डीएनए को रख ले, एक को हटा दे तो नाइंसाफी हुई भाई। कंट्रीब्यूशन तो दोनों का हुआ है, मम्मी का भी पापा का भी, तो नाइंसाफी ना ही हम मम्मी के साथ कर सकते ना ही पापा के डीएनए के साथ में। तो होता क्या है, दोनों से इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट डीएनए वो पहले से ही आधा आधा डीएनए भेज देते हैं, है ना भाई, सॉर्टेड है, सिंपल, कि दोनों को बुरा नहीं लगता, दोनों का आधा आधा डीएनए आगे पास हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, आधा आधा डीएनए आगे पास हुआ, राइट, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure, so therefore the DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus, effectively इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पे मेरे पास में जो ये सेल है बेटा, इसके पास में जो डीएनए है ना, तो अगर बेटा यहाँ पे मेरा सेल ये डिवाइड होगा, ठीक है, मान लो मेरा ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड माई सेल लाइक दिस, अगर मैं अपने सेल को इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ, तो बेटा मेरे पास में यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आधा आधा दोनों में सेपरेट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा है, इस प्रोसेस को मैंने कहा है सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला है, सेल डिवीजन। ठीक है, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला है, सेल डिवीजन। नाउ दीज टू सेल्स, ये जो दो सेल्स हैं, दीज आर ऑफ कोर्स सिमिलर, ऑफ कोर्स भाई ये सेल सिमिलर है, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, पर क्या ये आइडेंटिकल भी हैं, माना कि ये क्या है, दीज आर एब्सोल्युटली, ये क्या है, दीज आर ऑफ कोर्स दे आर सिमिलर, बट क्या ये हमारे एब्सोल्युटली आइडेंटिकल भी है? Yes, the answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur. No biochemical reaction, कोई भी ऐसी biochemical reaction is absolutely reliable. कोई biochemical reaction यहाँ पे बिल्कुल भी reliable नहीं है, rely ही नहीं कर सकते भाई तुम, reliable ही नहीं है, therefore it is only to be expected that the process of copying the DNA will have same variations each time. So ये expect किया जाता है कि जब मेरे पास में वेरिएशन होके आएगा बच्चा, तो वहां पे कुछ नई वैरायटी, मेरे को कुछ नई जेनेटिक वैरायटी मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर, और इसीलिए मेरे पास जो डीएनए की कॉपी बन के आएगी वो कैसे होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर, ठीक है, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, ठीक है। आएगा दोनों मम्मी पापा से तो सिमिलर तो होगा ही, बट एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। रीजन क्या है कि मिक्सिंग हुआ है, ठीक है, ये वेरिएशन आया है, ओके, जेनेटिक वैरायटी आती ही आती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यही रीजन है बेटा, आपको अगर कभी आपके किसी ने बोला होगा कि यू लुक लाइक योर मदर और यू लुक लाइक योर फादर, बट कभी आपने देखा होगा कि आपके के पूरे फीचर्स एग्जैक्टली मम्मी पापा जैसे तो नहीं होते ना, कि आप बिल्कुल मम्मी की बिल्कुल डिट्टो शक्ल हो या पापा की बिल्कुल डिट्टो शक्ल हो, ऐसा नहीं होता, रिजेम्बलेंस होती है लेकिन पूरी तरह नहीं होता। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये है तुम्हारा कि यहाँ पे यू आर हैविंग द आइडेंटिकल फीचर्स बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस, और अलग अलग क्यों है, क्यों बिल्कुल पूरी तरह नहीं क्लोन लग रहे हो, क्योंकि वहां पे कुछ वेरिएशन आया है, वेराइटी अकर हुई है। Now, some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. और कई बार तो क्या होता है यार, ये इतनी ज्यादा हमारे पास में जो इनहेरिटेंस होके जो ये जो हमारे पास में वेरिएशन आए, कई बार इतनी ज्यादा ड्रामेटिक होती है ना, ये वेरिएशन इतनी ज्यादा ड्रामेटिक होती है कि मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा सेल्यूलर अपैरेटस ही यहाँ पे जो है वो काम ही नहीं कर पाता है। सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई, और ऑफ कोर्स ऐसा सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा,
है ना, और ऐसा न्यू बॉर्न सेल यानी जो ऐसा सेल बन के आया है, इट विल नॉट सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइवल खत्म और डेथ हो जाती है. ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. और जरूरी नहीं है हमेशा बहुत ज्यादा ही ड्रास्टिक आउटकम होते हैं, ठीक है, वेरिएशन आता है बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ड्रास्टिक आउटकम्स होते हैं, आता है वेरिएशन, बट लेकिन कई बार जो होता है ना, वेरिएशन तुम्हारा एक लेवल पे आके रह जाता है, ठीक है, दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम, ठीक है, इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक आउटकम नहीं आता है. ओके, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. इसीलिए बेटा सर्वाइविंग सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट थोड़े बहुत जो है इनसे डिफरेंट रहते हैं. दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के अंदर जो इनबिल्ट टेंडेंसी हुई है, इसी की वजह से बेटा क्या आता है, हमारा एवोल्यूशन होता है. दिस वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, है ना, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स के पास में नए नए फीचर्स, नए नए कैरेक्टर्स आते हैं. सो ये एवोल्यूशन कैसे आता है बच्चा, ये एवोल्यूशन ऐसे ही आता है, समझ गए. चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे. यस, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑफ कोर्स बेटा एवोल्यूशन के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए. So population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during the reproduction is important for the maintenance of the body design features that allow the organism to use that particular niche. तो भाई क्या होता है ना, उस ऑर्गेनिज्म को अगर उस पर्टिकुलर निश को यूटिलाइज करना है तो कहीं ना कहीं उसको वहां पे जो है उसकी डीएनए की कंसिस्टेंसी जो है टू रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट वो एरिया में वो बना रहे. अदरवाइज क्या होगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपल. सो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर, ये आपकी किसी भी पॉपुलेशन स्पीशीज की स्टेबिलिटी को बना के रखता है. अगर कोई भी पॉपुलेशन स्पीशीज होती है बेटा, अगर उसको वहां पे कॉन्टिन्यूटी दिखानी है कि भाई एक के बाद एक के बाद एक कॉन्टिन्यूशन चल रहा है स्पीशीज का, सो फॉर दैट इट हैज टू शो द स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं से तो स्टेबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी. सो हाउएवर niches can change because of the reasons beyond the control of the organisms. जो niches होते हैं वो चेंज करते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बियॉन्ड आपका जो कंट्रोल है ऑर्गेनिजम्स का, निशेस का वह कुछ ना कुछ चेंज होता ही होता है, ठीक है. टेम्परेचर्स ऑन अर्थ, और अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर बेटा जो टेम्परेचर होता है इट कैन गो अप और डाउन. ये टेम्परेचर या तो क्या हो सकता है पूरी तरह या पूरी तरह डाउन हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इतनी गर्मी हो जाती है, या टेम्परेचर बहुत ठंडा हो सकता है. वाटर लेवल्स की अगर हम बात करें तो वो भी वेरी हो सकते हैं, वाटर लेवल्स कैन वेरी अ लॉट. ओके, और देयर कुड बी मेटेओराइट हिट्स, कभी कभी एनवायरमेंट में इस तरह की चीजें भी हो जाती है, मेटेओराइट हिट्स, तारा टूटना जिसको कहते हैं, ठीक है, इस तरह की कॉस्मिक एक्टिविटीज भी एनवायरमेंट में देखने को मिल जाती है. सो टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, बेटा अगर एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की मेरे पास में पॉपुलेशन है एंड दिस वाज सूटेड टू अ पर्टिकुलर निश, और अगर ये एक पर्टिकुलर निश से सूट है ना, सूटेबल होता है तो, एंड इफ द निश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, और बेटा अगर ये निश एकदम ड्रास्टिकली ऑल्टर होते हैं, एकदम बहुत ज्यादा ऑल्टर हो जाते हैं, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो हमारी पॉपुलेशन तुरंत खचाक वाइप आउट हो सकती है, ठीक है. However, if some variations were to be present in a few individuals, लेकिन बेटा अगर कुछ इंडिविजुअल्स में थोड़े बहुत क्या होने हैं, कुछ इंडिविजुअल्स में थोड़े बहुत बेटा, कुछ इंडिविजुअल्स में थोड़े बहुत वेरिएशन होने हैं in these populations, there would be some chance for them to survive. कुछ तो चांस होगा सर्वाइवल का,
भाई कुछ ना कुछ तो चांस बचेगा ना कि सरवाइव कर पाए, समझ रहे हो? So, thus if there were a population of bacteria living in the temperature waters, तो मान लो कि जैसे मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, वो सर्वाइव कर रही है, एंड इफ वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग हो गई, पानी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा राइज कर जाए, तो क्या उनका सर्वाइवल पॉसिबल है? मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। बट फ्यू वेरिएशंस जो होंगी, फ्यू वेरिएंट्स जो होंगी, दे विल बी रेजिस्टेंट टू हीट। वो कैसे होंगी? दे विल बी रेजिस्टेंट टू हीट, है ना? इट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा। सर्वाइव नहीं कर जाएगा तो मर जाएगा, वहीं पे स्पीशीज सारी उसकी खत्म। सो हम कह सकते हैं बच्चे, वेरिएशन जो होता है सर्वाइवल के लिए यूजफुल है, क्योंकि मैंने तुमको बोला ये एवोल्यूशन का बेसिस है। और हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट होते थे चार्ल्स डार्विन जी। डार्विन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन बोला था उन्होंने कि नेचर में क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन नेचर करता है तुमको सिलेक्ट। नेचर बहुत पार्शियल चीज है, तो अगर बेटा तुम्हारे अंदर एवोल्यूशन नहीं होता, तुम्हारे अंदर वेरिएशन नहीं आता, तो नेचर तुमको सेलेक्ट नहीं करेगा और तुम कहीं ना कहीं एलिमिनेट होते नजर आओगे। ठीक है जी? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नेचर सिलेक्शन करता किसका है, ये भी बात है भाई, किसका करेगा? नेचर सिलेक्शन करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। जो सबसे ज्यादा फिट है उसी का सर्वाइवल होता है। ठीक है? जो सबसे ज्यादा फिट है उसी का सर्वाइवल होता है। समझ गए जी? यस और नो? अब आ जाते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। यस, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या क्या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं? सिंगल ऑर्गेनिजम्स, चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो compare and contrast the ways in which yeast grows in the first case and how mold grows. Okay, एक activity है where to slice bread and keep it in a cool, moist and dark place. Observe the surface of the slice with a magnifying glass. बेटा क्या होता है ना, ब्रेड मोल्ड आ जाती है। इसमें जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेड जब खराब होने लगती है तो ब्रेड के ऊपर मोल्ड। हाय रुद्राक्ष, बेटा खुशबू मैम की जगह आई एम गोना टीच यू नाउ for the rest of the classes. I hope you understand everything. Okay? So ब्रेड को जब हम इस तरह से हल्का सा मॉइस्ट करके, मैंने क्या छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया डैम्प प्लेस पे, तो मॉइस्चर और डैम्प टेम्परेचर की वजह से फंगस ग्रो होती है। तो ये जो मोल्ड आता है वो किसका आता है? डीपीपी नहीं मिल रहा लास्ट क्लास का? ओके, आई विल जस्ट आस्क द टीम टू गेट यू द डीपीपी। ठीक है? हाँ जी, मैं बोलती हूँ टीम को अबाउट द डीपीपी, राइट? मैं बता देती हूँ। मैम आपसे डाउट कैसे पूछूंगा? क्लास में पूछो, यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ओके, देन एक एक्टिविटी यहाँ पे है, आपको डिसॉल्व करना है 10 ग्राम और ऑफ शुगर। ठीक है? 10 ग्राम चीनी लेके आपको पानी में डिसॉल्व करनी है। उसके बाद 20 ml ऑफ द सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है और एक पिंच ऑफ मुझे ईस्ट ऐड करनी है। ईस्ट क्या होता है? मैम को ईमेल करते थे फिर डाउट पूछते थे। बेटा तुम मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। जस्ट पिंग मी डायरेक्टली ऑन माय टेलीग्राम। आप मुझे इजीली सर्च कर सकते हो बाय द नेम ऑफ तमसा त्यागी। ठीक है? आप मुझे सर्च करो टेलीग्राम पे, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे। ओके, कोई इशू नहीं है। चलो अब देखो मैंने क्या डाला ना, यहाँ पे ईस्ट डाली है। आई हैव एडेड अ पिंच ऑफ ईस्ट देयर। Put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it in a warm place. अब मैंने इसके ऊपर एक कॉटन की प्लग लगा दी। ठीक है? क्या क्या दे दूं?
आईडी, वेट, तुम बेटा मुझे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। टेलीग्राम आईडी नहीं मिला तो देन यू कैन मेल मी एट, तो तुम मुझे मेल करके पूछ सकते हो। मेरी पर्सनल आईडी पे कर देना, ठीक है? इस आईडी पे तुम मुझे मेल कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है? ये एक तरीका बचता है। ओके, चलो, कीप इट इन अ वार्म प्लेस बेटा। ये देखो एक्टिविटी पे आ जाओ, एक बार एक्टिविटी देखो। हाँ, तो देन आई विल शेयर यू द क्यूआर कोड देयर। आप मुझे एक बार मेल कर दो, आई विल शेयर द क्यूआर कोड विद यू फॉर द टेलीग्राम, ठीक है? उसके बाद आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। So put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it in a warm place. उसको एक गर्म सी जगह पे तुम रखोगे। 1 से 2 घंटे बाद एक small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip. तो तुमको क्या दिखाई देगा बेटा वहां पे? Obviously what has been happened, तुम्हारा पूरा का पूरा मोल्ड ने ग्रो किया है। कैसे, क्यों हुआ ये, है ना? तो दोनों ही केसेस में it is the moist temperature, moist and the warm temperature, ये दोनों ही कंडीशंस तुम्हारी फंजाई को ग्रो करा रहा होता है। तो बेटा ईस्ट अगर तुम नहीं जानते, ईस्ट भी मेरी फंजाई ही होती है, ये एक यूनिसेल्युलर फंजाई होती है। वेरा सिमिलरली मेरी जो ब्रेड, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड आता है वो क्या होता है? ब्रेड मोल्ड को हम कहते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं? राइजोपस। ये राइजोपस भी मेरी क्या है बेटा? ये भी मेरी एक फंजाई ही होती है ना? और जितनी भी फंजाई होती हैं वो ग्रो कैसे करती हैं? दे थ्राइव इन द वार्म एज वेल एज अ मॉइस्ट। आपका जब कंडीशन मिल जाती है इस तरह से, थोड़ी सी हल्की सी नमी है हवा में, हल्की सी गर्माहट है, तो ऐसे टेम्परेचर्स में मेरी फंगस हमेशा ग्रो करती है। ओके ओके, श्योर बेटा रुद्राक्ष, डन। इतनी बातें समझ में आई? अब आ जाओ, तुमने ये दोनों एक्टिविटी देखी, अब आगे देखो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच yeast grows in the first case and how mold grows in the second। अगर तुमको दोनों केसेस को कंपेयर करना पड़ा तो तुम क्या कंपैरिजन करोगे बेटा? क्या कंपैरिजन करोगे? ईस्ट का जो ग्रोथ था, अगर तुम देखोगे ना, वहां पे जो प्रोसेस चलता है ग्रोथ के लिए वो अलग से बडिंग चलता है। अगर तुम उसको देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो वहां पे पता है क्या, ऐसे 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 बडिंग चलेगा। वेयर एज अगर तुम बात करते हो तुम्हारे ब्रेड मोल की, तो वहां पे फ्रैगमेंटेशन हो के, हाँ 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 बिल्कुल, तमसा त्यागी विद बायोलॉजी, यस यस बिल्कुल यही है। तुम वहां पे भी मैसेज कर देना, मैं तुमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगी। Having discussed the context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce। अब हम ये एग्जामिन करते हैं कि बेटा कैसे एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना? कैसे करते हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है मेरा फिजन। फिजन एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है बेटा। फिजन का मतलब ही क्या है? ब्रेक डाउन। फिजन का मतलब ही क्या होता है? टूटना, यानी कि ब्रेक डाउन। तो फिजन में it occurs in most of your bacterias, it occurs in amoeba, इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुझे ये देखने को मिलता है, ठीक है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल हम कह सकते हैं फिजन क्या है? मेरा सेल डिवीजन है। ये मेरा सेल है, डिवाइड हुआ, टूटा, दो में ब्रेक हुआ। अब ये होता कैसे है?
देखो बैक्टीरिया के पास तो न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी आसान है कि खाली साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा। लेकिन अगर मेरे पास अमीबा है, अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल होता है, इसके पास में न्यूक्लियस होता है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले मेरा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, न्यूक्लियस विल डिवाइड, और यहाँ पे मेरा ये न्यूक्लियस पूरी तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंड फाइनली फिर मेरा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करके मेरे को दो डॉटर अमीबे इस तरह से मिल जाते हैं। क्या मैसेज नहीं कर पा रही चैनल पे? बेटा तुम ज्वाइन कर लो, बस तुम ज्वाइन कर लो, मैं तुमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगी, ठीक है? यू कैन जस्ट सिंपली ज्वाइन, आई विल गेट टू नो दैट यू आर देयर, मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। कर लिया? आ गया? चलो अब पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा फोकस कर लो पढ़ाई पे, लेट्स फोकस। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बताया तुमको बेटा, यहाँ पे चल रहा है सेल डिवीजन। Now, many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves. Simply क्या हो रहा है? Splitting हो जाता है, हमारे सेल का splitting होता है दो equal halves में। इसी को मैं क्या कहती हूँ? इसी को हम बोलते हैं cell division. And in organisms, जैसे कि तुम्हारा अमीबा, organisms जैसे कि तुम्हारा अमीबा, the splitting of the two cells, जो यहाँ पे बेटा splitting चल रहा है ये दो cells का, during division can take place in any plane. ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, ये जो स्प्लिटिंग चल रही है बेटा ये किसी भी प्लेन में हो सकती है, ठीक है? मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसे ही ब्रेक होगा बेटा, ये ऐसे भी ब्रेक हो सकता है। मेरा ये न्यूक्लियस था, ऐसे टूटा है ना, पहले न्यूक्लियस ब्रेक करेगा तो मेरा न्यूक्लियस ऐसे भी ब्रेक कर सकता है, ऐसे, और सेल्स मेरे ऐसे वर्टिकली भी ब्रेक हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी। अगर तुम देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल चल रहा है और ये मेरा वर्टिकल प्लेन चल रहा है ना, तो वर्टिकली भी ब्रेक हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? यस और नो? ऑलराइट, नाउ देखो फिजन बेसिकली अगर मैं तुमको बताऊं, फिजन जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। फिजन कैसा होता है बच्चे? फिजन मेरे पास जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? क्या आपको पता है फिजन कौन से दो तरीकों का होता है? किसी को पता है? डू यू नो टाइप्स ऑफ फिजन क्या होते हैं? हम्म, क्या दो तरीके होते हैं फिजन के, बताओगे? Yes, fission are of two types. It can be binary, it can be multiple. ठीक है, बाइनरी भी फिजन हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। बाइनरी में सिंपली इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू ऑर्गेनिजम्स, बाय का मतलब ही टू है ना, तो बाइनरी में इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू ऑर्गेनिजम्स। मल्टीपल की बात करते हैं मल्टीपल फिजन में, सो इट ब्रेक्स डाउन इनटू मेनी ऑर्गेनिजम्स, राइट? हाँ, यस बिल्कुल ठीक है, फिजन मींस स्प्लिटिंग इनटू टू। तो बेटा मेरे को बाइनरी कहाँ दिखता है? बाइनरी तो मेरे को दिखता ही है, अमीबा में दिखा, ठीक है। मल्टीपल फिजन कहाँ दिखता है? बैक्टीरिया में। यहाँ पे मेरे पास में एक सेल है ना, टूट के इस तरह से
मल्टीपल सेल्स बना लेता है, मल्टीपल सेल्स, ठीक है। सॉरी नॉट बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, माय बैड। कहाँ दिखता है मुझे? प्लाज्मोडियम में, ठीक है, प्लाज्मोडियम में दिखता है। और अमीबा और मेरे पास में जो बैक्टीरिया होता है, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर मेरे पास में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? यस, ये बात समझ में आई? हाँ। पैरामीशियम में मल्टीपल नहीं होता बेटा, पैरामीशियम में भी बाइनरी ही होता है। मल्टीपल मेरे को प्लाज्मोडियम में दिखता है। प्लाज्मोडियम मेरा एक ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। चलो, मुझे लग रहा है मैं तुमको ज्यादा पढ़ा दे रही हूँ। हाँ, ऐसा है क्या? चलिए, कोई बात नहीं। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द क्लास 11। डू यू वांट टू टेक बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th? बायो में हार्ड टर्म्स याद नहीं होते बेटा। आप एक काम कर सकते हो, इन टर्म्स को उनके मीनिंग के साथ लिख के एक चार्ट बना के अपनी वॉल पे चिपका लो, सो दैट जब भी तुम जो है आओ जाओ दिखो तो तुम ये देख सको। अच्छा, नहीं लेनी बायो, चलो बहुत बढ़िया। क्या लेना है तुमको क्लास 10th में? ओके, ऑब्जर्व परमानेंट स्लाइड ऑफ द अमीबा अंडर द माइक्रोस्कोप। तो तुम अगर अमीबा को देखते हो तो तुमको वहां पे बाइनरी फिजन नजर आता है, ठीक है। सिमिलर बाइनरी फिजन मेरे को लीशमेनिया में भी नजर आता है। लीशमेनिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि काला जर कॉज करता है। इसके अलावा मेरे को पैरामीशियम में भी क्या दिखता है? बाइनरी फिजन दिखता है। पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन दिखता है। नो बायो 11th कभी नहीं। PCM स्टूडेंट, ओके ओके, ग्रेट, नाइस। इतनी दुश्मनी हो गई बायो से? चलो, दैट्स योर इंटरेस्ट, दैट्स कंप्लीटली फाइन, व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड, गो थ्रू दैट। तनिशी सिंह मैम, मुझे बायो लेनी है। आई गेस तनिशी से मैंने बात की थी, है ना? बात की थी ना मैंने तनिशी तुमसे? हमारे जो लाइव सेशंस हो रहे थे उस पे, गूगल मीट पे, मुझे कुछ नाम याद आ रहा है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको बायो लेनी है, मेडिकल करनी है, गुड। So that means next year you will be studying from me, है ना? चलिए, okay. So it have a whip-like structure at one end of the cell. बेटा इसके पास ना इस तरह से whip-like structure होता है, whip-like structure. This is like a flagella here, okay? NCERT लाइन ही पढ़ाओ ये अच्छा लगता है? हाँ, okay, great. वन ऑन वन सेशन में, ओके ओके ओके, वन ऑन वन सेशन में, अच्छा, okay, I got it now. Great. Now, in such organisms, binary fission occurs in a definite orientation. Binary fission एक definite orientation में ही होता है, ठीक है, एक definite orientation में रहता है, समझ रहे हो? इन सच ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे एक डेफिनेट ओरिएंटेशन क्या होता है बेटा? यहाँ पे ट्रांसवर्स ही आपको डिवीजन दिखेगा। इस तरह से तुम्हारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और ऐसे ही डिवीजन होगा। कहने का मतलब है, देखो, कहने का मतलब है कि मेरे पास में जो लिशमेनिया होते हैं बेटा, लिशमेनिया कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसके पास न्यूक्लियस है, ये इसका फ्लैजेला है, ठीक है। तो एक ही प्लेन में मेरा डिवीजन होगा, मतलब आपको लिशमेनिया कभी भी ऐसे टूटते हुए नहीं नजर आएगा। लिशमेनिया का ब्रेकडाउन हमेशा कैसा होता है बेटा? वर्टिकली ही ये ब्रेक होता है, समझ गए? ठीक है, तो लिशमेनिया कैसे ब्रेक होता है? वर्टिकली होता है। मेरे पास पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा इस तरह से, है ना? कैरियोगेमी बोलते हैं, सॉरी, इसको आपको क्या बोलते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस का फिजन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद मेरे पास में यहाँ पे अब साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे डिवाइड करने लगेगा इस तरह से, समझ रहे हो? ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो फ्लैजेला बनने लगते हैं। ये न्यूक्लियस भी मेरा डिवाइड कर रहा है, दो न्यूक्लियस इधर इधर सेपरेट हो गए, एंड फाइनली बेटा मुझे इस तरह से दो ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। सो लिशमानिया जो होता है उसका हमेशा एक पर्टिकुलर ही क्या रहता है? एक पर्टिकुलर
आपका डायरेक्शन होती है फिजन की, इट विल नॉट डिवाइड हॉरिजॉन्टली एवर, इट विल ओनली बी डिवाइडिंग इन अ वर्टिकल सेक्शन. ओके, हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही तुमको सारा पढ़ा दूंगी, डोंट वरी. ओके, ठीक है. चलो, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी कि हम मतलब आई डोंट नो अबाउट द अदर टीचर्स, बट मोस्टली जब हम लोग 11th 12th में पढ़ाते हैं ना, तो बेटा हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं. हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कराते हैं, क्योंकि बच्चा एट द एंड एनसीईआरटी लेके ही बैठता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द टीचर्स आर गोना टीच यू इन 11th and 12th स्टैंडर्ड आल्सो. इनिशियली जब लेक्चर्स लेंगे तब नहीं होता ऐसा, बट रिवीजन के टाइम पे तुमको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सेशंस बहुत देखने को मिलेंगे. चलो ये देखो, ये मैंने तुमको मल्टीपल फिजन के बारे में बताया था ना, तो फिजन दो तरह मैंने बताया. बाइनरी में दो में डिवीजन होगा, मल्टीपल में डिवीजन इन मेनी ऑर्गेनिजम्स. और ये मेरे को कहाँ दिखता है, प्लाज्मोडियम. मैंने तुमको क्या बताया, प्लाज्मोडियम कैसा ऑर्गेनिज्म होता है. 1:30 बजे का टाइमिंग इज गोइंग टू बी 1:30 नाउ. ओके, बिकॉज इट इज माई टाइमिंग. सो खुशबू मैम इज नॉट टीचिंग नाउ, अभी मैं ही तुमको पढ़ाऊंगी, तो मेरा जो टाइम है वो 1:30 का है. ठीक है बेटा. प्लाज्मोडियम क्या है, व्हाट इज प्लाज्मोडियम. इट इज अ मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. मलेरिया बीमारी होती है ना बच्चा, ये वही कॉज करता है, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. इसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ. इसको हम बोलते हैं एक प्रोटोजोआ है ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है. ओके, so other single celled organisms such as malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells. कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होकर मल्टीपल फिजन करता है. ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर. ईस्ट में क्या चलता है बच्चा, ईस्ट में, हाँ मैं ही पढ़ा रही हूँ. ओके, सो या ईस्ट में मेरे पास में ये ईस्ट है, इसके ऊपर एक बड आ जाता है इस तरह से. ठीक है, ईस्ट में इस तरह से बड आ जाता है, बाद में ये बड जाके धीरे धीरे ग्रो करेगा. ठीक है, बाद में ये बड जाके बेटा धीरे धीरे ग्रो करता है इस तरह से. ठीक है, ग्रो करने के बाद में स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ये इसका पेरेंट हो गया, तो बाद में जाके पेरेंट की बॉडी से डिटैच करके एक न्यू इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं न्यू ईस्ट बना देता है. डॉटर ईस्ट भी कह सकते हैं. ओके, हाँ, तो ईस्ट में मुझे क्या दिखता है, बडिंग. ओके, चलिए आगे आते हैं. और ईस्ट होती क्या है, मैंने तुमको बताया ना भाई, ईस्ट क्या होती है, ईस्ट भी एक तरह से फंगस ही होती है, फंजाई होती है ये भी. ठीक है, बट ये एडिबल वाली फंजाई खाते हैं ना हम लोग. ईस्ट कैसे खाते हैं, छोले भटूरे में डलता है ये, है ना, बेकरी आइटम्स में डलता है ये, केक्स बनते हैं ईस्ट डाल के, फुलावट लेके आता है ये डो के अंदर. जो डो होता है ना, आटा जब लगाते हैं तो उसके अंदर जब हम ईस्ट डालते हैं तो वहां पे CO2 प्रोड्यूस होता है. ईस्ट फर्मेंटेशन करता है जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होता है, और उस CO2 से वहां पे फुलावट आती है आटे के अंदर, और इसीलिए हमारे जो बेकरी आइटम्स, केक्स, पेस्ट्रीज इतने फ्लफी और सॉफ्ट होते हैं ना, है ना, मुंह में पानी आ रहा होगा सबके. छोला भटूरा, इडली, डोसा, सब में यूज होता है ये. सो इट इज एडिबल फंजाई, ये एक एडिबल फंजाई होती है. चलो जी आगे आ जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फ्रैगमेंटेशन. अब हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, सो फ्रैगमेंटेशन, पहले तो इस नाम को पढ़ लो और इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. फ्रैगमेंटेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स. क्या हो रहा है बेटा, आपके फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, यानी टुकड़े फॉर्म हो रहे हैं, टुकड़े बन रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ब्रेक होके छोटे छोटे फ्रैगमेंट यानी छोटे छोटे टुकड़े बना देता है. अब वो टुकड़ों को बाद में क्या होगा, उन टुकड़ों के जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है टू रीजनरेट. तो धीरे धीरे करके रीजनरेट करने लगते हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने लगते हैं. ठीक है, तो
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये दिखता है, जिसमें थोड़ी सी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब तुमको ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फ्रैगमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा, है ना, ऐसा सवाल आता है ना। ये क्लास 11 में पहले चैप्टर हुआ करता था, अब वो तुम्हारा हट चुका है। वहां पे बहुत पूछते थे कि फ्रैगमेंटेशन ह्यूमंस में क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो जाता कि हाथ काट दिया और उस हाथ से एक नया इंडिविजुअल बन गया, क्यों नहीं हो पाता ऐसा, क्या रीजन है बता सकते हो, क्या रीजन होता है, क्यों नहीं होता ऐसा? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? हाँ जी, क्या रीजन होता है, कौन बताएगा? क्योंकि हम लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना। हमारी बॉडी में प्रॉपरली ऑर्गन्स बने हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये जहां पे दिखते हैं इस तरह के प्रोसेस, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो केवल आपके टिश्यू लेवल तक पाए जाते हैं। वहां कोई ऑर्गन नहीं बना, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं बना। अब ऑर्गन सिस्टम को ब्रेक करके थोड़ी ना तुम एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हो। तो ये इस लेवल पे हो सकता है जहां पे बहुत ज्यादा सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। हेंस बेटा जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं ये छोटे ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। इसका एग्जांपल होता है मेरे पास स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा भी क्या है, ये हमारी एक एल्गी होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस। तो ये क्या करती है स्पाइरोगायरा, ये सिंपली इस तरह से मेरी ये एल्गी है, ये से ब्रेक हो जाती है फ्रैगमेंट्स में। मेरे को यहाँ से इतने फ्रैगमेंट्स मिल गए। अब धीरे धीरे इसके सेल रीजनरेट करते हैं, हर फ्रैगमेंट रीजनरेट करेगा और एक नई स्पाइरोगायरा बना देगा। समझ गए? ठीक है। सो दीज पीसेस और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट। नाउ ये मेरे पास में हुआ क्या, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। बेटा मियोसिस जो होता है वो होता है एक रिडक्शनल डिवीजन। वहां पे मेरे सेल्स जहां पे उनकी प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, 2n वाले सेल्स होते हैं। जैसे मान लो ह्यूमंस में डिप्लॉयड सेल क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो वो ब्रेक होके हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स वहां पे जो है आपके सेपरेट होते हैं। ठीक है, और मेरे पास में केवल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, इसी को कहते हैं मियोसिस। और ये कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होना होता है। वेयर माइटोसिस एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें मेरे सेल्स को डिवाइड करना है और सेल को ग्रो करना है, ग्रो करके टिश्यूज बनाने हैं, ऑर्गन बनाने हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाने हैं। तो बेटा बॉडी के अंदर जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक सेल्स होते हैं, सबके सब माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं। पर मेरे पास जो सेक्स सेल्स होंगे वो माइटोसिस से नहीं कर सकते। रीजन क्या है भाई, तुम खुद सोचो। अगर मेरे पास में मदर से जो सेक्स सेल आ रहा है, जिनको हम गैमीट कहते हैं बेटा, समझते हो तुम सेक्स सेल का मतलब क्या होता है, गैमीट। ठीक है, तो मेरे पास में अगर ये जो गैमीट है ना, फादर से क्या आता है, तुमको सिंबल्स भी नहीं पता होंगे शायद। देखो मेल के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, अभी तुम अगर हाई क्लासेस में जाओगे ये सिंबल मेल के लिए होता है, और मेरे पास में फीमेल के लिए सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, ये फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए। तो बेटा फादर के जो गैमीट या सेक्सल होते हैं ह्यूमंस की, अगर हम बात करें क्या होते हैं, स्पर्म। ठीक है, मदर के क्या होते हैं, ओवा या एग। अब बेटा अगर सोचो ये पहले से ही 46 क्रोमोसोम ये ला रहा है, 46 ये ला रहा है, दोनों फ्यूज करके अगर जाइगोट बनाते तो जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स होते, टोटल 92। और यहाँ से जब बच्चा बनता उसके सारे सेल्स में 92 क्रोमोसोम्स होते। हाँ, तो ऐसा बच्चा तो भाई सुपर ह्यूमन होता है ना। तो हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए पहले से ही ये रिड्यूस नंबर आया। और ये रिड्यूस हुआ कैसे बेटा, ये 46 से 23 हुआ कैसे, बाय रिडक्शनल डिवीजन। इसी के लिए रिडक्शनल डिवीजन हुई थी, तभी ये डिवाइड हुआ था।
ठीक है, इसी के लिए रिडक्शनल डिवीजन हुई थी। यस, समझ गए? ठीक है, यस, क्या कह रहे हो बेटा? पता है सिंबल, ओके। Other than Spirogyra, where this fragmentation happens, beta, it occurs in most of your algae and most of your fungi. आपकी जितनी भी फंजाई होती है ना, सारे फिलामेंटस यानी धागे जैसे रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुमको मोस्ट ऑफ दी फंजाई में फ्रैगमेंटेशन दिखती है. फ्रैगमेंटेशन विल बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल योर फंगस, ऑल योर एल्गी. ठीक है, जितनी भी ग्रीन एल्गी होती है स्पेसिफिकली. ठीक है, तो तुम उसमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. इनफैक्ट तुम लिख सकते हो कि ज्यादातर मेरी जितनी भी फंगस होती है सब फ्रैगमेंटेशन से ही डिवाइड करती हैं. ओके, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये बेटा, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ट्रू नहीं है. दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, है ना. मैंने तुमको क्या बोला, सारे सेल बाय सेल नहीं डिवाइड कर सकते, सबके अंदर ये वाले मेथड्स नहीं हो सकते फ्रैगमेंटेशन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स हायर होते जाते हैं बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. So the reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of the cells. Specialized cells are organized as tissue. Specialized cells होते हैं जो कि टिश्यू की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्गन्स. यस, ये मैं तुमको पहले ही बात बता चुकी हूँ. which then have to be placed in the definite positions. अब ऐसे में तुमने किसी का हाथ काट दिया और तुम एक्सपेक्ट करो कि उस हाथ से पूरा इंसान बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक ऑर्गन से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, लेकिन अगर टिश्यू टूट रही है तो टिश्यू के सेल्स रीजनरेट करके सिमिलर टिश्यू बना सकती है. समझ रहे हो? मैम बायो वीक है बट कमजोर नहीं हूं. अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. एग्जाम में नंबर ले आओगे बेटा. ठीक है, एग्जाम में आ जाएंगे मस्त नंबर, टेंशन मत लो. ठीक है, बायो है ही कितना यार तुम्हारा, जरा सा तो पोर्शन होता है क्लास 10th का. इतना हवा बना के रखते हो तुम लोग. साइंस के पेपर का इतना इजी पेपर होता है. हाँ, चलो आ जाओ. अभी तो मैं वाईटी पे भी क्लासेस लूंगी, डोंट वरी, वहां पे भी आ जाना. ठीक है. So, yes, in such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. ठीक है, multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. बेटा multicellular organism को अब कुछ ना कुछ तो complex तरीका ढूंढना पड़ेगा ही reproduction के लिए. हाँ जी, तो वही तरीके हमको पढ़ने हैं. आ जाओ जल्दी से, थोड़ा चैप्टर लेंदी हो रहा है ये, जल्दी जल्दी निपटाते हैं. So yeah, a basic strategy used in the multicellular organism is that different types of cells perform different specialized functions. Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. रिप्रोडक्शन एक फंक्शन है एक स्पेसिफिक सेल टाइप का भी. कौन सा सेल टाइप बेटा? सेक्स सेल, जिसको हम बोलते हैं गैमीट. ठीक है. नाउ how is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. मतलब एक ऐसा कोई ना कोई सेल होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म का जो कि रिप्रोडक्शन में जाए, उसके बाद प्रोलिफरेट करे, ग्रो करे और एक नया इंडिविजुअल बनाए. ठीक है, ऑफ कोर्स होना चाहिए. आ जाओ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रीजनरेशन की. देखो कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने पार्ट्स को, ब्रोकन पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं. जैसे कि तुमने लिजर्ड में देखा होगा, है ना, लिजर्ड की जब पूंछ टूट जाती है बाय एनी रीजन, तो वो अपनी जो टेल होती है उसको रीजनरेट कर लेती है. पर क्या उसकी टेल से लिजर्ड भी आती है? नो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, बट ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस रीजनरेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं. जैसे कि तुम्हारी स्टारफिश. स्टारफिश के अंदर भी तुम क्या देखोगे, देयर इज गोइंग टू बी अ, ऐसा तुम्हारे पास स्टारफिश है, वहां पे भी इस तरह से अगर ब्रेक डाउन हुआ. सिमिलरली लिजर्ड के केस में भी यही था, लिजर्ड के केस में भी इसकी जो टेल है
है ना, इसकी टेल अगर ब्रेक हुई, यहाँ से मान लो ये टेल ब्रेक हो गई, तो बेटा ये अपनी नई टेल बना लेगी। सिमिलरली इसका अगर कोई भी आर्म ब्रेक होता है स्टारफिश में तो ये भी बना लेगा, लेकिन इनसे मेरे को नया इंडिविजुअल नहीं मिलने वाला। नया इंडिविजुअल मेरे को कहाँ दिखता है, इन द केस ऑफ योर प्लेनेरिया, इन द केस ऑफ योर हाइड्रा। प्लेनेरिया में क्या होता है, मेरे पास इस तरह का कुछ प्लेनेरिया नजर आता है, ये एक प्लेनेरिया, एक फ्लैट वर्म होता है ऐसा, ठीक है, ये मेरे पास प्लेनेरिया है। अब अगर मान लो ये ऐसे टूट गया, इसकी बॉडी टूट गई, तो इसका हर एक पार्ट से बेटा, हर एक पार्ट से मेरे पास में क्या बनने वाला है, हर एक पार्ट से मेरे पास प्लेनेरिया बनने वाला है। तो बेटा आप समझ सकते हैं, ऐसे में मेरे पास कितने, 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। ऐसा समझो जितने फ्रैगमेंट बने उतने ही प्लेनेरिया, समझ गए। सो मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी to give rise to new individual organisms from their body parts. अपने ही body part से वो एक नया organism बना लेती है। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. बहुत सारे इसमें से जो pieces होते हैं वो separate individuals में form हो जाता है। हाँ, अभी बताऊंगी फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। यस यस बिल्कुल, देखो दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। या एट द एंड अगर तुम देख रहे हो फ्रैगमेंट यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद रीजनरेशन यहाँ भी हुआ है। सेम थिंग हैज हैपेंड इन योर फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन वहां भी हुई, रीजनरेशन वहां भी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही होता है बेटा कि रीजनरेशन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर देखने को मिलता है ड्यू टू द capability of regeneration of the cells there, right? लेकिन जो फ्रैगमेंटेशन है वो हमारा टिश्यू में देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा बॉडी पार्ट के पास कैपेबिलिटी होती है। देयर इज जस्ट दिस थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन अ रीजनरेशन एंड योर फ्रैगमेंटेशन। और कई कई जब तुम हायर क्लासेस में जाते हो, ये तो अभी तुम छोटी किताबें हैं, एनसीईआरटी है, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो इनको सिमिलर ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अभी पर तुमको पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। So this is technically wrong basically. When you will go in the higher classes, you are going to understand it's the same thing. Okay, चलो कोई बात नहीं। Hydra and Planaria can be cut into any number of the pieces and each piece grows into a complete organism. So regeneration में मेरा पूरा body part से एक नया organism बन रहा है, लेकिन वहां मेरी टिश्यू के अंदर जो है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन दिखता है। यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गन और अ बॉडी पार्ट, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से होंगे बेटा, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, है ना। नाउ दीज सेल्स प्रोलिफरेट, ये सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स ये बना देते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स different cells undergo changes to become various cell types and tissues, और ये अलग अलग changes में जाते हैं so that ये various cell types और tissues बना सके, ठीक है, various cell types और tissues बेटा, ताकि ये बना सके। understood? ठीक है। Now these changes takes place in an organized sequence। ये जितने भी changes है बेटा ये कैसे हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होते हैं, रेफर टू एज डेवलपमेंट। इन सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। यानी एक के बाद एक के बाद एक तुम्हारा यहाँ पे पहले तो फ्रैगमेंटेशन होगा, इस तरह से पार्ट्स ब्रेक होंगे, फिर उन पार्ट से धीरे धीरे रीजनरेशन होगी, फिर उसके बाद ग्रोथ होगी एंड फाइनली यू विल बी हैविंग अ न्यू अडल्ट। ओके, so however regeneration is not the same as reproduction, since most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। तो कई बार तो in fact हम ये बोलते हैं कि regeneration actually तुम्हारा reproduction का part है ही नहीं, बट हाँ कुछ एक हमने ऑर्गेनिज्म देखे जहां पे रीजनरेशन से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो रीजनरेट करते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, स्टारफिश हो गई, वो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द बडिंग. सो बडिंग मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है, सिमिलर हमारा हाइड्रा में भी होता है बडिंग. तो हाइड्रा में मेरा बडिंग कैसा होता है बेटा, हाइड्रा में भी एक छोटा सा बड फॉर्म हो जाएगा, वहीं पेरेंट की बॉडी पे चिपका चिपका ये बड ग्रो करता है, ग्रो कर जाएगा इस तरह से, और फाइनली पेरेंट की बॉडी से डिटैच करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बडिंग. समझ गए? सो बडिंग में मेरे पास में दो एग्जांपल्स मैंने तुमको बताए, एक हो गया हाइड्रा और एक हो गया ईस्ट. दीज आर द टू एग्जांपल्स. चलिए, हाइड्रा क्या होता है, किसी को पता व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, एनी आइडिया? तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. हाँ, किसी को पता है हाइड्रा क्या होता है? एनीबडी? चलो अब आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे. So there are many plants in which parts like the root, stem or leaves develop into new plants under the appropriate conditions. Unlike in the most animals, plants can indeed such a mode of reproduction. देखो मोस्टली हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा? उनके अंदर फ्लावर होता है, सेक्सुअल ऑर्गन. फ्लावर के अंदर आपके पास मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, आपके स्टेमेंस और पिस्टल. स्टेमन में मेरे पास जो मेन काम होता है वो एंथर का होता है, जिसमें मेरे पास पॉलन ग्रेन होते हैं, वो पॉलन ग्रेन पिस्टल पे जाते हैं, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद जर्मिनेशन होता है, उस फ्लावर के अंदर मेरे पास में सीड और फ्रूट बनता है. तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में दिखता है. बट प्लांट के पास एक ऑल्टरनेटिव भी होता है. ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, बिना रिप्रोडक्शन के अंदर जाए, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए क्या कर सकता है, न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म कर सकता है. ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट कैन आल्सो प्रोड्यूस द यंग वंस. नाउ हाउ, कैसे? मेरे पास कई तरीके होते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग, लेयरिंग. इसमें क्या होता है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेरे पास में वेजिटेटिव पार्ट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन. अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं बेटा? फ्लावर के अलावा मेरे पास स्टेम हो गई, रूट हो गई, ब्रांचेस हो गया, जिनसे भी एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकता है, वो मेरे वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. अब ये लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब क्या है? जैसे कि मान लो मेरे पास ये स्टेम है, इस स्टेम को काटा, काट के बेटा मैंने ये वाली जो स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा है इसको यहाँ लगा दिया ग्राउंड के अंदर, तो तुम देखोगे कुछ टाइम के बाद में ये भी प्लांट जो है फॉर्म होने लगेगा. इसी को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं लेयरिंग या ग्राफ्टिंग. सो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, जैसे कि हम ये बहुत सारे प्लांट्स में करते हैं, स्पेशली कमर्शियल प्लांट्स में, जैसे कि हमारे गन्ने हो गए, गुलाब के फूल हो गए, ग्रेप वाइन्स हो गई, कमर्शियल पर्पस वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं. तुमने अपने माली को भी देखा होगा, है ना? कभी तुमने अगर अपने माली को देखा हो तो वो भी सिमिलर जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, है ना? वो भी क्या करते हैं, इसी तरह आपकी कलम बोलते हैं, कलम, ग्राफ्ट को हिंदी में कलम कहा जाता है. वो गुलाब की कलम लाते हैं, उसको उगाते हैं और बिना बीज लगाए, पूरा प्रोसेस नहीं किया, बीज नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, पूरा तुमको जल्दी, है ना, जल्दी भी क्या मिलेगा, प्लांट मिलेगा, और साथ ही में वहां पे तुमको जो है इंस्टेंटली अपना प्रोडक्ट भी मिल जाता है, क्योंकि कमर्शियल प्लांट्स है भाई, इतना वेट करने का किसी के अंदर पेशेंस है ही नहीं कि सीड डाले, और जब ऐसे हो सकता है तो व्हाई नॉट. तो ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है प्लांट्स की टू अंडरगो द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एंड सिमिलरली बहुत सारे प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, इन सभी के अंदर जो है produce seeds. Another advantage of the vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent. और साथ में बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल एंड द फीमेल पार्ट्स, है ना? तो ये एक तरह से इट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने का मतलब है कि यहाँ पे देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी वेराइटी, है ना भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वेराइटी नहीं है. अब मुझे आप में से कौन बता सकता है कि व्हाई दे आर सिमिलर टू द पेरेंट? क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि ये पेयरिंग, ये बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट से? यस, क्या रीजन होता है?
क्या लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है बेटा? ग्राफ्टिंग में ना हमने उसकी ब्रांच को अलग कर दिया, लेकिन लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में तुम्हारी जो रूट होती है ना वही के वही अटैच रहती है उस प्लांट से। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही लेके यहाँ पे ये प्लांट मेरा ग्रो कर गया ऐसे। ठीक है, फिर इससे एक नया प्लांट आया ऐसे यहाँ पे। ये तुम्हारा जैस्मिन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए बड़े सारे हमारे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होते हैं, वहां पे ये तुमको देखने को मिलता है जहां पे वी आर सीइंग द लेयरिंग इंस्टेड ऑफ द ग्राफ्टिंग। यस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, सो हेंस इट वाज गोइंग टू बी अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी देखो वो स्टेम्स के बजाय रूट से भी हो सकता है, लीव से भी हो सकता है। लीव से मेरा ब्रायोफिलम में दिखता है, और रूट से मेरा कहाँ पे दिखता है? ये देखो, लीव से मेरा कहाँ दिख रहा है? ब्रायोफिलम के अंदर। ब्रायोफिलम का जो लीफ होता है ना, इसके बिल्कुल कॉर्नर्स पे इस तरह गुच्छा प्रेजेंट होता है लीव्स का, है ना, टफ्ट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है, और इसी से मेरे को बहुत सारा जो है नए नए प्लांट्स मिल जाते हैं। इनको अगर मैं ग्रो करूंगी, मोर ब्रायोफिलम, सो ब्रायोफिलम इज द एग्जांपल। इसको लर्न कर लेना बेटा, ठीक है, ब्रायोफिलम एग्जांपल को अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, सो दिस इज बाय योर लीफ, ये हो गया मेरा बाय लीफ। इसमें मेरे पास जो लीफ है वो एक वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, टिश्यू कल्चर, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टेलीग्राम पे क्लास लेते हो? नहीं बेटा, टेलीग्राम पे कौन क्लास लेता है? ऐसा भी कुछ है क्या? ओके, इन टिश्यू कल्चर new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of a plant। देखो, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स लेते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है टू ग्रो फर्दर न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऐसे पार्ट्स को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। अब मैंने इनके टिप्स में से, मैंने ग्रोइंग टिप को क्यों लिया बेटा? ग्रोइंग टिप के जो सेल होते हैं वो मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जिनके पास सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है ना। ग्रोइंग टिप के अंदर जो मेरे सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जिनके पास में कैपेबिलिटी है किसकी? सेल डिवीजन की। ठीक है, सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, राइट। नाउ वेयर द डिवाइड रैपिडली, जहां पे ये रैपिडली तेजी से डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, और वी कैन कॉल इट एज कैलस। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कैलस यहाँ फॉर्म करेगा। द कैलस इज देन ट्रांसफर टू अनदर मीडियम। अब कैलस को मैं दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती हूँ जहां पे कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ एज वेल एज डिफरेंशिएशन, और फिर धीरे धीरे इन पार्ट्स का ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, ऑनलाइन वॉइस कॉल वाली क्लास? नहीं नहीं बेटा, लिटरली आई डोंट हैव टाइम for that kind of classes. Whatever your doubts are, you can ping me up on the telegram, you can share your screenshots. Definitely मैं आपका जो है आपके वहां पे जो है आई विल टेक ऑल योर डाउट्स देयर। बट इस तरह की क्लासेस नहीं हो पाएंगे, क्लासेस तुमको यहाँ पे मिल रही है, वो क्लासेस हम यहाँ पे ले लेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वाईटी पे आई विल बी टेकिंग क्लासेस आफ्टर दैट, यू कैन जॉइन मी ऑन वाईटी आफ्टर दैट। ओके, सो यहाँ पे बेटा जो मेरे प्लांटलेट्स है, these are then placed in the soil so that they can grow into mature plants। अब ये मेरे mature plants में grow कर सकते हैं using tissue culture। tissue culture को अगर मैं use करूँ, many plants can be grown from one parent in disease free condition। मेरे को कितना फायदा हुआ है भाई, एक तो मैंने इतना सारा प्लांट प्रोडक्ट्स बना दिया इतने कम समय में, ठीक है, ऊपर से ये सारे के सारे डिजीज फ्री कल्चर में मैंने बनाए, डिजीज फ्री कल्चर में मैंने बना दिए, तो क्या होगा बेटा? डिजीज फ्री कल्चर में बनते ही मेरे सारे प्लांट्स जो हैं वो पैथोजन फ्री हो गए, है ना, डिजीज फ्री हो गए, बीमारी नहीं लग रही, ज्यादा आउटपुट आएगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है, सो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं ना, जो सजावट वाले, जैसे ऑर्किड्स हो गए, इस तरह के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेरा टिश्यू कल्चर यूज होता है। टिश्यू कल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस नहीं करना पड़ा, है ना। तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे? सबसे पहला फायदा, कम समय में मुझे ज्यादा प्लांट्स मिल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि मेरा यहाँ पे टाइम भी बचा, मेरे रिसोर्सेज भी बचे, मेरी मेहनत भी बची, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, मान लो अगर मुझे एक सिमिलर तरह के प्लांट बनाने हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छी वैरायटी का गुलाब है, बहुत अच्छी वैरायटी, इतना बड़ा बड़ा उसमें फूल खिला है, ठीक है, और बहुत खुशबूदार है, तो मैंने उसकी ग्राफ्टिंग करी, मुझे सिमिलर ही फ्लावर आगे भी मिलेगा। तो अगर मेरे को सेम क्लोनिंग करनी है किसी प्लांट की, तो उसके लिए आई विल गेट द दिस ऑप्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरे को सेम फ्लावर्स मिले ना मिले, बट ग्राफ्टिंग में ये फायदा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये फायदा है, मुझे तो भाई सेम मिलेगा। और लास्ट चीज मेरे पास यहाँ पे ये आती है बेटा, कि अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक अगर फीचर्स चाहिए किसी प्लांट के, मान लो मैं चाहती हूँ कि डिजीज रेसिस्टेंट हो, पैथोजन फ्री हो, हाई यील्डिंग भी हो, ऐसी अगर वैरायटी मेरे पास एक बार होती है, तो मैं उसको जितनी बारी भी प्रोपगेट करके वहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाने की कोशिश करूंगी, मुझे बिल्कुल वैसा ही प्लांट हर बार मिलेगा, ठीक है। सो आप उल्टा उसका कह सकते हैं कि वहां पे मेरे को कोई भी न्यू वैरायटी या वेरिएशन नहीं मिलेगी, जिससे कि जो चीज मैं चाहती हूँ वो ही एग्जैक्टली मुझे एज अ प्रोडक्ट मिले, ठीक है। चलो, अब स्पोर फॉर्मेशन पे आते हैं। स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन तुमको दिखता है इन योर फंजाई, अगेन जैसे कि ये राइजोपस, राइजोपस क्या होती है बच्चे? ब्रेड मोल्ड, अभी तुमको बताया था ना ब्रेड मोल्ड। तो इसमें क्या होता है, मैं तुमको यहाँ पे पहले समझा देती हूँ। यस, देखो मेरी जो फंजाई होती है ना, वो उसके पास इस तरह से फंजाई जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं हाइफी, ठीक है। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स मेरे स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स। और इनके अंदर मेरे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, मैं बस बता रही हूँ। ये स्पोरेंजियम को बेयर करने वाला स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर कहलाता है। इसके अंदर मेरे पास भर भर के क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स क्या चीज है बेटा? ये स्पोर्स होते हैं मेरे फ्यूचर फंजाई, ठीक है। ये मेरी क्या है? फ्यूचर फंजाई है। अब ये स्पोर बेटा, हर एक स्पोर केपेबल होता है एक नई फंजाई बनाने के लिए। These are packed in these sporangium, जो कि एक थिक कवरिंग से यहाँ पे कवर्ड होता है। ये जो कवरिंग होती है स्पोरेंजियम की, हाईली थिक होती है और इसको हर तरह के एक्सट्रीम कंडीशन से बचाती है जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जैसे ही बेटा कंडीशन फेवरेबल होगी, फंजाई के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? कि टेम्परेचर कम आपका जो है वार्म हो गया, मॉइस्चर आ गया हवा में, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई। तब उस समय ये सारे स्पोरेंजियम बर्स्ट करने लगते हैं और इनकी ये जो स्पोर्स होती हैं ये बाहर निकलने लगती हैं। हर एक स्पोर बेटा क्या बनाने लगती है? इस तरह की हाइफी बनाने लगती है, ठीक है। एक सिंगल धागे को बेटा, जो एक सिंगल धागा होता है उसको हाइफी कहते हैं, और ये जो पूरा गुच्छा होता है इसको माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। पूरे गुच्छे को माइसीलियम कहते हैं। अब हाइफी फर्दर जाके इस तरह और गुच्छा बनाएगा और ज्यादा ग्रो करेगा, माइसीलियम बनेगा, फिर और अडल्ट बनेगा, फिर से इस तरह के स्ट्रक्चर्स स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम ये सब आएंगे। एंड यस, धीरे धीरे करके आपकी ये साइकिल बार बार इस तरह से रिपीट होती जाएगी। सो हमको यहाँ पे रिप्रोडक्शन किससे मिल रहा है? थ्रू द स्पोर्स। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स होता है ना, तो इसीलिए इसको हम स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरियोलेशन भी कहते हैं। वी यूज अनदर वर्ड फॉर इट, दैट इज स्पोरियोलेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पोरियोलेशन, ठीक है। समझ गए बेटा? यस और नो?
यस मैम, आप डीपीपी सेंड कर देना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कर दूंगी। ओके, आई थिंक आज हम लोग सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही खत्म कर पाएंगे, राइट? प्लीज ट्राई द क्वेश्चंस ऑन दिस। एक बार आप जरूर इसके क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है? एक बार जरूर से क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा दूंगी, दैट इज टुमारो वील बी कीपिंग द क्लास, ठीक है? कल ये क्लास रख लेते हैं, मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल कंप्लीट करा देती हूँ, एंड सिमिलरली आगे के चैप्टर्स हम कंटिन्यू करेंगे। आज वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। कुछ भी डाउट आता है, पूरा एनसीईआरटी मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है, कुछ भी डाउट आता है प्लीज डू लेट मी टुमारो इन दी टुमारोज क्लास। ओके, यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको बिल्कुल कल वाली क्लास में आफ्टर फिनिशिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल बताऊंगी। हाँ हाँ, टुमारो ऑल्सो आई विल बी टेकिंग क्लास, बिल्कुल। ओके, कल भी लूंगी मैं तुम्हारी क्लास, डोंट यू वरी। सिमिलर पैटर्न में कल भी हम क्लास लेंगे। ओके, कल चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच।